नाउ टॉकिंग अबाउट फुल स्टैक क्या होता है? अगर किसी भी कंप्लीट ऑपरेशनल वेबसाइट को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी स्टैक आपको चाहिए, यानी कि जो टेक्नोलॉजी नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज आपको चाहिए, जो एक फुली ऑपरेशनल वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने के लिए, दैट विल बी योर फुल स्टैक। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फुल स्टैक। ओके, सो अब उसमें होता क्या क्या है? फुल स्टैक के अंदर दो मेजर स्टैक जो यूज की, जो टर्म आपने सुने होंगे वो होंगे फ्रंट एंड टैग एंड बैक एंड टैग। सो इसमें दो स्टैक्स आप कह लो सब डिवीजन फुल स्टैक का, दैट इज फ्रंट एंड स्टैक, जो कि हमारे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज का स्किल सेट रहेगा आपका। दैट विल बी योर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, बेसिकली जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं इस फुल स्टैक ट्रेनिंग कोर्स में। ओके, सो अब अगर बात की जाए कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज होती क्या है, क्या समझ, अगर कोई आपको ये टर्म कभी भी थ्रो करे कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज, तो बेसिकली ये दोनों चीजें हैं क्या? आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि फुल स्टैक की बात करी, ठीक है, फुल स्टैक इज हाउ इज द टेक्नोलॉजी स्टैक दैट वी रिक्वायर टू मेक अ फुली ऑपरेशनल वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। ओके, तो अगर बात करी जाए कि फुल स्टैक के अंदर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज क्या है, सिर्फ फ्रंट एंड स्टैक क्या है, जो कि अभी मैंने उनमें उन फ्रंट एंड स्टैक में कुछ टेक्नोलॉजीज का नाम लिया, और भी मौजूद है। हम जो बेसिकली इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हैं क्या? यूजर को आई I मीन जब हम किसी वेबसाइट को डेवलप करते हैं तो ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज यूजर को दिखाई देती हैं या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में रहती हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज बेसिकली होती क्या है, जो कि आप जो किसी यूजर के, जो आप उनको उसमें लिखा हुआ कोड आप सर्वर पर डिप्लॉय करोगे और वो यूजर के ब्राउजर पर रेंडर होगा, बेसिकली दैट इज योर फ्रंट एंड। ठीक है, सो हम अगर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की बात करें तो HTML, CSS, ये दो बेसिक जो आप कहो पिलर्स हैं, किसी भी जो भी ब्राउजर होता है वो इन चीजों को रेंडर करता है एज, जो कि आपके ट्रांसफर, जो आपके वेबसाइट प्रोटोकॉल में भी ट्रांसफर किए जाते हैं, वो किस में होते हैं? HTML एंड CSS, जो आपका ब्राउजर रेंडर करता है। ये दो चीजें जो आपका ब्राउजर समझता है वो HTML और CSS होती हैं। और बाकी सारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज एट द एंड जनरेट क्या करती हैं? HTML एंड CSS ब्राउजर के लिए। ठीक है, आप ये चीजें अलग अलग व्यू इंजन में देखोगे कि रिएक्ट के थ्रू या फिर एंगुलर के थ्रू, आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज में भले ही देखोगे इसको, लेकिन एट दी एंड उनका आउटपुट क्या होता है ब्राउजर पर? HTML और CSS। सो जब भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की बात की जाती है तो HTML, CSS सबसे पहला, सबसे जरूरी चीज जो टेक्नोलॉजी स्किल सेट है वो आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे HTML, CSS के बारे में। उससे पहले फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में ही बात कर लेते हैं। अब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में मैंने चार टेक्नोलॉजीज बोली, HTML, CSS, और उसके बाद बोला जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है बेसिकली? जावास्क्रिप्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना HTML, CSS, लेकिन जावास्क्रिप्ट का फंक्शनिंग क्या होती है? जावास्क्रिप्ट की फंक्शनिंग कंपोनेंट्स दिखाना नहीं, बल्कि यूजर जब उन कंपोनेंट से इंटरेक्ट करता है तब जावास्क्रिप्ट का रोल आता है कि आपकी वेबसाइट को डायनेमिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए, कि उस पर आप एनिमेशंस देख पा रहे हो, उस पर आप मूविंग कंपोनेंट्स देख पा रहे हो, बटन क्लिकिंग, कीबोर्ड से आप जो भी चीजें टाइप कर पा रहे हो उनको एज अ रिस्पॉन्स लेना, ये सारा काम जावास्क्रिप्ट हैंडल करवाती है। आपकी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, फ्रंट एंड बेसिकली जो भी चीजें आपके यूजर के ब्राउजर पर रेंडर होंगी, जिनसे यूजर इंटरेक्ट कर पाएगा, वो उन चीजों के लिए कोड लिख पाना और उनको डेवलप कर पाना, वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का पर्पज है। वहीं पर अगर जावास्क्रिप्ट की बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली वेबसाइट का वो पार्ट होता है जहां पर यूजर जब किसी, आप कह लो वेबसाइट पर बना हुआ एक बटन है, जो कि बटन आप किससे बनाएंगे? HTML, CSS के थ्रू, एंड उससे इंटरेक्ट करवाने का काम, उस पर इवेंट लगाने का, क्लिक होने पर कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना है, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना है, ये सारा काम किसका होना है? ये सारा काम होना है आपका जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, आप कोई भी इवेंट ले ले,
जैसे इवन स्क्रॉलिंग, वेब पेज स्क्रॉलिंग, माउस पॉइंटर होवरिंग, कीबोर्ड इनपुट, माउस इनपुट, ये सारी ही चीजें आपकी कौन हैंडल करता है? जावास्क्रिप्ट। तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये चीजें क्या हो गई? आपकी कोर टेक्नोलॉजीज हो गई, जो कि आपको फ्रंट एंड के लिए जरूरी है सीखना, किसी भी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। अब बात की जाए रिएक्ट। रिएक्ट क्या है और रिएक्ट का यूज क्यों हुआ? हम यहाँ पर रिएक्ट सीखना क्यों स्टार्ट करेंगे इस कोर्स के अंदर? नाउ डेज कॉर्पोरेट सेक्टर में जो नए नए टेक्नोलॉजी स्टैक्स यूज किए जा रहे हैं, इनका काम पर्पस क्या है? बेसिकली यूजर के लिए अच्छा यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस देना तो जरूरी है ही, वो तो आप पहले भी कर रहे थे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। लेकिन रिएक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? रिएक्ट लाइब्रेरी बेसिकली इसलिए रोल में आई कि रिएक्ट जो है वो डेवलपर के लिए भी आसानियां कर देता है, बहुत ज्यादा आसानियां डेवलपर के लिए हो जाया करती हैं, प्लस वो ज्यादा अच्छी तरीके से, ज्यादा तेजी से वेब पेजेस रेंडर करता है आपके ब्राउजर में। ये उसका क्योंकि वो सिंगल पेज एप्लीकेशन रेंडर है, वो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये जब रिएक्ट की बात होगी तब हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो रिएक्ट बेसिकली करता क्या है कि वो आपके इसी जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से काम हो रहा था, इसी को ही वो और आसान कर देता है डेवलपर्स के लिए भी, प्लस इसका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हो जाता है, एनहेंस हो जाता है जब ब्राउजर पर ये इनका वेब पेज, रिएक्ट एप्लीकेशन के वेब पेजेस रेंडर होते हैं। तो दोनों ही जगह पर बेनिफिशियल है, ठीक है। इसकी दोनों ही जगह पर रिएक्ट जो है डेवलपर्स के लिए भी, एज यूजर पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो यूजर के लिए वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है रिएक्ट। सो इसलिए फ्रंट एंड, ये तो रही बात फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की, कि जो यूजर जिनसे इंटरेक्ट कर पाता है, यूजर के साइट पर जो चीजें रेंडर हो रही हैं, उन चीज को डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी स्टैक चाहिए वो हमारा फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी स्टैक हो गया। अब बात करते हैं हम बैक एंड टेक्नोलॉजी स्टैक्स के। बैक एंड टेक्नोलॉजी स्टैक क्या होता है? बैक एंड बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट कोडिंग है, जितनी भी जो यूजर को नहीं दिखाई देगी, बट एट द एंड उसका पर्पस क्या है? वेबसाइट पर डेटा लेकर आना और वेबसाइट से डेटा लेकर जाना और उसको कहीं पर किसी डेटा रिपोजिटरी पर ले जाकर सेव करना, ये सारा काम बैक एंड टेक्नोलॉजीज का होता है, ठीक है। अब बात की जाए कि टेक्नोलॉजी स्टैक बैक एंड का कौन सा हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी स्टैक अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बात करें तो आपकी टेक्नोलॉजी स्टैक होगा Node.js, Express.js और Nest.js, जो कि जावास्क्रिप्ट, बेसिकली जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजीज हैं। दे आर टोटली बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। इनका सारा सिंटेक्स आपको जावास्क्रिप्ट पर मिलेगा। और भी टेक्नोलॉजी स्टैक अगर बैकएंड की बात की जाए तो बहुत सारे हो सकते हैं। दैट विल बी योर पाइथन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, PHP, ये सारे आपके जो बैकएंड टेक्नोलॉजीज हैं इनमें इस स्टैक के अंदर हो सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ आपको बैकएंड के लिए एक अच्छा डेटाबेस, यानी कि एक डेटा रिपोजिटरी जहां पर ये सारा डेटा आपका सेव होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसमें आपका MySQL हो सकता है, PostgreSQL हो सकता है। अगर NoSQL डेटाबेस की बात की जाए तो MongoDB हो सकता है, और भी बहुत सारे डेटाबेसेस, SQLite होता है, जहां पर हम ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, जो हमारा वेबसाइट का डेटा या यूजर का डेटा, जो भी डेटा है, वो हम सारा कहाँ स्टोर करते हैं। ये आपका किसका पार्ट हो गया? बैक एंड टेक्नोलॉजी स्टैक का, ठीक है। तो हम जो बैक एंड टेक्नोलॉजी स्टैक की बात करेंगे वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टैक्स होंगे, जो कि Node.js, उसका ही फ्रेमवर्क Express.js और Nest.js, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है? बेसिकली हम बैकएंड के अंदर एपीआईज लिखते हैं, जिसको आप कह लें कि बैकएंड डेटा प्रोवाइडर्स, जो कि हमारी वेबसाइट पर डेटा लाने का काम करते हैं, प्लस वेबसाइट से डेटा, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो वेबसाइट से डेटा ले जाकर वापस किस में, डेटा रिपोजिटरी, जो कि हमारे डेटाबेसेस हैं, जो अभी मैंने बात करी कि MySQL, PostgreSQL, इन पर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो बैकएंड टेक्नोलॉजीज में किस तरीके का लॉजिक लिखा जाता है, और ये सारा लॉजिक रहता कहां पर है? ये टोटली सर्वर पर रहता है। ये कहीं पर भी आपको वेबसाइट पर या यूजर को इससे कोई मतलब नहीं है।
कि ये डेटा कैसे वो जा रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, इसका कोई भी यूजर से कुछ लेना देना नहीं होता। बस यूजर का काम क्या होता है कि आप फ्रंट एंड पर जो भी चीजें आपको दी हुई है, जो जो चीजें रिक्वायर्ड है इस डेटा को जनरेट करने के लिए, वो यूजर को यूजर के हिसाब से, यानी कि जैसे आप एग्जाम्पल ले लें, एक साइन अप फॉर्म है। साइन अप फॉर्म में आप क्या करवाते हो, कोई भी यूजर का डेटा क्रिएट करवाते हो। सबसे पहली चीज, किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे आप तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप यूजर जो भी जाएगा तो वो साइन अप करेगा उस वेबसाइट के लिए, सबसे पहली चीज। तो साइन अप के पीछे अगर मैं बात करूं इसी फुल स्टैक से रिलेट करते हुए, तो बेसिकली क्या काम हो रहे होते हैं साइन अप के पीछे, समझिएगा इस चीज को। देखिए तो आपको समझ में आएगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड टेक्नोलॉजीज एक साथ काम किस तरीके से करती है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, साइन अप फॉर्म। यूजर ने जैसे ही वेबसाइट का आपकी लिंक ओपन किया, जो कि आपने क्या किया हुआ था, HTML CSS को यूज करते हुए, बूटस्ट्रैप को में भी यूज करते हुए आपने क्या किया था कि एक वेबसाइट का पेज डेवलप कर लिया था, साइन अप फॉर्म। ठीक है, वो जैसे ही यूआरएल पर जाता है, जो उस साइन अप फॉर्म का यूआरएल है वो आपका रेंडर हो जाता है। HTML CSS, उस पूरे पेज की HTML CSS कहाँ रेंडर हो गई, यूजर के ब्राउजर पर। ठीक है, अब उस पर लगने वाले इवेंट्स, जैसे ही यूजर किसी इनपुट बॉक्स को सिलेक्ट करता है, फर्स्ट नेम फिल करना शुरू करता है, ये पीछे जावास्क्रिप्ट चल रही है जो इन इनपुट को ऑब्जर्व करती है और इसके अगेंस्ट डेटा क्रिएट करना शुरू कर देती है फौरन, जैसे ही यूजर ने इंटरेक्शन शुरू करा। वो डेटा अभी फ्रंट एंड पर ही, ब्राउजर पर ही सेव हो रहा है लोकली। ठीक है, वो डेटा उसने क्रिएट करना शुरू करा, जावास्क्रिप्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व करा, वो इनपुट, जितने भी इनपुट चेंजेस हैं उनको ऑब्जर्व करती गई वन बाय वन। दैट इज ABC, यूजर ने फर्स्ट नेम लिखा, XYZ लास्ट नेम लिखा, XYZ@abc.com, जो भी उसने ईमेल डाला, पासवर्ड सेट किया अपना। ये सारा डेटा जो है जावास्क्रिप्ट ने, जो API को जिस फॉर्मेट में रीड करना है उस फॉर्मेट में कंबाइन करा, कंपाइल कर लिया। किस तरीके से होता है ये सब सीखेंगे इसी कोर्स में। ठीक है, तो कंबाइन किया जो कि API को चाहिए था, यानी कि हमारे बैकएंड को चाहिए था जिस फॉर्म में डेटा, उस फॉर्म में फ्रंट एंड पर पहले ये डेटा बना पूरा। ठीक है, किसी वेरिएबल में स्टोर हुआ, एंड देन फाइनली जब लॉग इन बटन पर उसने, जब साइन अप बटन पर उसने क्लिक किया, तो साइन अप बटन पर एक इवेंट फायर हुआ, दैट इज ऑल्सो हैंडल्ड बाय जावास्क्रिप्ट। और वो उस क्लिकिंग पर उसने क्या किया कि जो हमारे बैकएंड को इनिशिएट करने वाले टूल्स हैं उसके थ्रू रिक्वेस्ट जनरेट करी बैकएंड के यूआरएल पर। ये सारा कोड हमको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर क्रिएट करना है। ये सारा कोड, जो जितना भी प्रोसेस मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किया, ये सारा कोड एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी स्टैक एक्सपर्ट आपको यहाँ पर पूरा डेवलप करना पड़ेगा। कहाँ से, ये यूजर को पेज दिखाने से लेकर, यूजर के इंटरेक्शन कैप्चर करने से लेकर, यूजर के सबमिशन तक, और फिर उस डेटा को सेंड करने तक, कहां पर, API या बैकएंड पर अपने। ठीक है, ये सारा कोड कौन हैंडल करता है, फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, जो कि आपके फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी स्टैक का पार्ट है। ठीक है, अब ये डेटा क्रिएट हो गया, रिक्वेस्ट गई कहां पर, बैकएंड के पास, इस डेटा के साथ कि हाँ इस यूजर ने ये डेटा क्रिएट करा है हमारी इस वेबसाइट से, वो सारा आपका बैकएंड के पास गया। बैकएंड पर आपके जो भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा था, एक एंड पॉइंट बना हुआ था जिस पर ये डेटा भेजा गया, सपोज साइन अप एंड पॉइंट, वहां पर उसमें अब बैकएंड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ कि हाँ हमारे पास ये डेटा आ गया यूजर का। अब इस यूजर पर क्या करेगा, बैकएंड अपना फिल्ट्रेशन स्टार्ट करेगा कि क्या ये डेटा सही है या नहीं, जो हमें चाहिए, हमारे डेटा रिपोजिटरीज को चाहिए, हमारी वेबसाइट को चाहिए, क्या ये डेटा उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, कोई एरर तो नहीं है। ये एरर एक बार फ्रंट एंड पर भी हैंडल करेंगे, जो आपने देखा होगा कि आप लोग ऑब्जर्व करते हैं कि अगर कोई गलत, जैसे ईमेल के अंदर आप प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट ना भरो तो वहां पर रेड कलर के एरर मैसेजेस आ जाते हैं। तो एक बार एरर रिफाइनिंग हमें फ्रंट एंड पर भी करनी होती है, प्लस एक बार एरर रिफाइनिंग जब बैक एंड पर डेटा चला जाता है वहां पर भी की जाती है। ठीक है, तो जब वहां पर ये डेटा गया, वो सारा आपका बिजनेस लॉजिक जो भी आपको उस डेटा में, उस रिपोजिटरी में सेव कराने के लिए, यूजर क्रिएट करने के लिए चाहिए, वो सारा बिजनेस लॉजिक आपका बैकएंड पर आप कोड करा हुआ होगा आपने, वो सारे डेटा को सेव कर देगा डेटा रिपोजिटरी के अंदर, जो कि आपका डेटाबेस है,
डेटाबेस भी बैकएंड पर ही रहता है, जो भी मैंने बैकएंड। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि साइन अप प्रोसेस के अंदर ये सारी चीजें काम कर रही हैं एक साथ। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज किस तरीके से काम कर रही हैं, बैक एंड टेक्नोलॉजीज किस तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। और ये एज अ होल आप कहोगे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट का पार्ट है, दोनों चीजें, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एज वेल एज बैक एंड डेवलपमेंट। इस तरीके से आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट पूरा स्टैक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस चीज से रिलेटेड और डिटेल में जाने के लिए हम अगर बात करें कि ऑप्टिमाइजेशन, कि हम चीजों को, अब क्या रह जाता है फुल स्टैक के अंदर भी या बैक फ्रंट एंड से बैक एंड तक जाने में, ऑप्टिमाइजेशन, कोड को ऑप्टिमाइज करना। कोड को ऑप्टिमाइज करने का तरीका क्या हो सकता है, वेरियस उसकी आप कह लो उसकी उसकी टेक्निक्स मौजूद हैं जो कि कोड को ऑप्टिमाइज की जाती है, टूल्स मौजूद हैं जो उसके लिए यूज किए जाते हैं। वो सारा का सारा चीजें आपको इस कोर्स में बताई जाएंगी कि आप ऑप्टिमाइज किस तरीके से करेंगे अपने कोड को, किस तरीके से बेहतर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आज के कॉर्पोरेट टाइम में यूज की जा रही हैं, फ्रंट एंड वाइज भी एंड बैक एंड वाइज भी किस तरीके से यूज की जा रही हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस टाइम पर जो यूज की जा रही है, ठीक है, वो सारी की सारी हम इस कोर्स में आपके कवर करेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर आप बात की जाए कि हम लोग पढ़ने के हवाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आज इस वर्कशॉप के लिए बेसिक्स ऑफ HTML स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज, ठीक है। अगर बात की जाए थोड़ा सा उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेट का यूज क्या था, क्यों इंटरनेट का यूज हुआ, और बेसिकली HTML जो है ये ब्राउजर पर जाता किस तरीके से, क्यों यूज पड़ा इसको HTML को कन्वर्ट करने का। हम बेसिकली इंटरनेट के बेसिक्स थोड़े से पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि HTML ही क्यों, या HTML CSS ही क्यों, कि जो ब्राउजर रीड करता है बाकी कोई चीज क्यों नहीं रीड करता, सिर्फ HTML CSS में ही क्यों लिखी जा सकती है वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो इंटरनेट का यूज क्या हुआ, आपको क्या लगता है कि इंटरनेट का यूज क्यों हुआ होगा। इंटरनेट बेसिकली इसीलिए ही यूज किया गया कि मल्टीपल कंप्यूटर्स, जब जरूरत पड़ी कि मल्टीपल कंप्यूटर्स दुनिया के एक दूसरे से इंटरेक्ट किस तरीके से करेंगे, किसी को डेटा अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो कैसे भेजेंगे और कैसे उसको यूज में लाया जाए, कैसे ट्रांसफर किया जाए उस डेटा को। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ी, लोगों को जरूरत पड़ी इंटरनेट बनाने की, ठीक है। रिसर्च एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट शुरुआत हुई थी, आर्पनेट एक इंस्टीट्यूट है उसने इसको शुरू किया था इंटरनेट को। तो पहले बेसिकली इसको एज एन एडहॉक नेटवर्क यूज किया गया था कुछ ही जगहों पर, मिलिट्री यूज के लिए इंटरनेट का यूज किया गया था, जो जहां जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो उस टाइम पर सिर्फ 5 या 6 नोड्स थे जिनको कनेक्ट किया गया था और ट्राई किया गया था कि क्या हम इस पर ये काम कर सकते हैं, क्या हम इस पर डेटा सेंडिंग कर सकते हैं। तो वहां से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और फिर बढ़ते बढ़ते यही इसको ही जब तक जैसे ही डेवलपमेंट आता चला गया इसके अंदर, तो जो इंटरनेट अब आज आपके सामने है वो है मौजूद। तो इसमें बेसिकली हम, उन्होंने क्या कहा कि इंटरनेट को अगर पूरी दुनिया यूज करना चाहती है तो हमें एक एक रूल्स, एक प्रोटोकॉल का सेट बनाना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स बना देते हैं, उन रूल्स को नाम दिया गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के कोई भी टेक्स्ट अगर इंटरनेट पर भेजा जाए तो किन रूल्स को फॉलो किया जाए, किन रूल्स को फॉलो करते हुए वो टेक्स्ट इंटरनेट पर भेजा जाए या इंटरनेट पर ट्रांसफर किया जाए, ठीक है। ये पूरी दुनिया ने एक स्टैंडर्ड वे मान लिया कि हाँ, अगर इंटरनेट हमें यूज करना है तो हमें अपनी इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, तभी हम उसको ट्रांसफर कर पाएंगे। और वहीं पर ही फिर यूज आता है कि ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अप्लाई कैसे किया जाए, इसमें इसमें टेक्स्ट को कैसे फॉरवर्ड किया जाए। वहीं पर रोल आता है HTML का, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए जरूरी है, ठीक है। सो HTML का हाइपर टेक्स्ट इसलिए वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा ये जो फॉर्मेट होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, HTML,
दैट इज हाइपर टेक्स्ट। एंड मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि HTML के अंदर अगर बात करी जाए तो HTML के अंदर हम बात करते हैं हमेशा स्टार्टिंग से ही, HTML के अंदर हम बात करते हैं टैग्स की, हम बात करते हैं HTML के अंदर स्टार्टिंग से ही टैग्स की। तो टैग्स जो होते हैं हमारे, वो इसीलिए उसको नाम दिया गया मार्कअप, कि जो भी हमारे HTML में रीजन होगा वो हमेशा एक टैग से मार्कअप किया जाएगा। ठीक है, जो भी रीजन होगा, हमें HTML के अंदर वेरियस टैग होते हैं कि हमें अपने डॉक्यूमेंट की बॉडी क्रिएट करनी है तो बॉडी टैग बनाए गए उसके लिए, हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग क्रिएट करनी है तो हेडिंग टैग बनाए गए उसके लिए। तो जो भी हमारी HTML के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो मार्कअप की जाएंगी थ्रू टैग्स, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसलिए उसका नाम ये है। हाइपरटेक्स्ट किस लिए? क्योंकि एक जनरलाइज फॉर्मेट है वो, जो पूरी दुनिया में उसी फॉर्मेट में वेब पेजेस आपके ब्राउजर पर लोड होते हैं और आपके, और या फिर आप क्रिएट करोगे तो दूसरे के कंप्यूटर पर सर्व होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक जनरलाइज वे हो गया वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने। ठीक है, तो हम HTML के ही बारे में बात करते हैं आज। ठीक है, HTML की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहली बात की जाए अगर HTML के अंदर टैग्स की, तो HTML के अंदर कौन कौन से टैग्स मौजूद होते हैं? ठीक है, तो मैं कुछ टैग्स जो आपको बताऊं, अगर सबसे पहला टैग जो HTML के अंदर होता है वो होता है डॉक टाइप। ठीक है, डॉक टाइप टैग सबसे पहला ही टैग जो आप ऑब्जर्व करोगे HTML के अंदर। HTML के टैग्स दो तरीके के होते हैं। HTML टैग्स आप जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैं कोड पर आ जाऊं, थोड़ा सा कोड अगर मैं इसको आपको एग्जाम्पल के तौर पर बनाकर दूं, हम सीधे प्रैक्टिकल से ही स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये मैंने एक बेसिक HTML पेज ओपन किया है। ठीक है, इस HTML पेज में सबसे पहला टैग जो आपको दिखाई दे रहा है, बाकी मैं बंद कर देता हूँ, सबसे पहला टैग जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको दिख रहा है डॉक टाइप HTML। दिखाई दे रहा है? मैं स्क्रीन को थोड़ा और जूम्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिख सके। दिख रहा है अब आपको? ठीक है, सो डॉक टाइप की बात की जाए तो बेसिकली डॉक टाइप का काम, ये टैग क्यों लाया गया, ये टैग बेसिकली HTML वर्जन बताता है। इस वक्त हम जो यूज करते हैं वो HTML वर्जन 5 है। ठीक है, HTML वर्जन 5 के क्या एडवांटेजेस हैं उसके बारे में हम बाद में बात करें, क्योंकि उसमें कुछ टैग्स, बस बाकी सारी चीजें वही हैं, कुछ टैग्स नए इंट्रोड्यूस किए गए थे इसलिए HTML 5 आया। तो ये टैग सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है कि HTML का कौन सा वर्जन हम यूज करने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि कोई भी टैग मैं यूज कर रहा हूं उसके साथ, देखिए टैग को लिखने का बेसिक तरीका क्या होता है, किसी भी HTML टैग को लिखने का बेसिक तरीका हमेशा, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूं कि आप इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूं, तो HTML को लिखने का बेसिक तरीका यह है कि आप कोई भी टैग लिखेंगे, लेफ्ट एंड राइट एरो, इनके बीच में यहां पर ये HTML, ये क्या हुआ, स्टार्ट ऑफ टैग, ये किसी भी टैग को स्टार्ट करने का तरीका है। अगर HTML में दोनों तरीके के टैग मौजूद है, HTML में पेयर टैग मौजूद है जो कि आपको क्लोज भी करना पड़ेगा साथ में। ठीक है, और सिंगल टैग भी मौजूद है जो कि आपको उसको क्लोजिंग, उसकी क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, आप उसको एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको, जैसे ये HTML टैग है इसको क्लोज करना पड़ता है, तो क्लोजिंग टैग किस तरीके से होगा, वही एरोज के बीच में एक स्लैश और लगा देंगे स्टार्टिंग में, तो ये क्या हो गया अब आपका टैग क्लोज।
अब इसके बीच में लिखा जाने वाला कोड वो क्या होगा, HTML के अंदर लिखा जाने वाला कोड होगा, ठीक है, इनके बीच में जो भी कोड लिखा जाएगा, ठीक है। तो HTML टैग हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर खत्म हो गया है, जो भी कोड है हमारा HTML से रिलेटेड वो यहां से स्टार्ट होकर इसके डॉक्यूमेंट के अंदर अंदर खत्म हो जाना। तो आपको जब भी HTML पेज आप देखोगे, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये HTML पेज की जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी किन दो टैग्स के अंदर आ गई हैं, HTML ओपन और क्लोज टैग के अंदर, ठीक है। तो ये तो रहा सबसे पहला टैग जो कि आपने हमने लर्न किया, दैट इज HTML। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टैग्स की बात कर लेते हैं। एक टैग होता है HTML के बाद हेड, ये भी पेयर्ड टैग है, तो इसको ओपन और क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। इस हेड टैग का काम क्या होता है, क्या जरूरत होती है इस हेड टैग की। हेड टैग के अंदर बेसिकली वो चीजें मौजूद होती हैं जो कि हम इस वेबसाइट से रिलेटेड मेटा डेटा कह लो आप, मेटा डेटा, या फिर इस वेबसाइट में लगने वाला अगर कोई CSS है, CSS या जावास्क्रिप्ट की कोई JS फाइल है, वो सारी चीजें आप कहाँ इंक्लूड करोगे, हेड के अंदर। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। अगर ये देखें, हेड टैग के अंदर देखिए क्या क्या चीजें मौजूद हैं। टाइटल, टाइटल जो कि आपके स्टेटस बार पर दिखाई देता है, दैट इज ये ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, जहां पर मेरा पॉइंटर है, लाइव सेशन क्लास प्लस ऐप.com, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर टाइटल। ये टाइटल होता है। किसी भी HTML पेज को आप बनाओगे, टाइटल हमेशा कहां जाएगा, हेड के अंदर, ठीक है। और वहां ये टाइटल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हेड के अंदर बेसिकली कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपके वेब पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, या वेब पेज के अंदर यूज होने वाली स्टाइल शीट्स, यानी कि CSS जो भी है वो सब कहां लिखी जाएगी, हेड के अंदर स्टाइल टैग्स में। और या फिर ये मेटा जो कि आपका व्यू पोर्ट वगैरह, यानी कि बेसिकली आपका वेब पेज का मेटा इंफॉर्मेशन से आप समझे कि वो कितना व्यू पोर्ट यूज करने वाला है, ठीक है, कितना व्यू पोर्ट का मतलब डिवाइस की कितनी विड्थ, कितना स्केलिंग होनी चाहिए, ये सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ रहती है, हेड टैग के अंदर, ठीक है। और भी SEO रिलेटेड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो सारी कहां पर रहती हैं, हेड टैग के अंदर। तो हेड टैग बेसिकली आपके पेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर टैग है, ठीक है। टाइटल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने CSS लिखी है स्टाइल टैग के अंदर, हेड के अंदर ही मौजूद कौन सा टैग है, स्टाइल, स्टाइल टैग ओपन और क्लोज, ठीक है। ये स्टाइल टैग का काम क्या होता है, आपके पेज की CSS यानी कि डिजाइनिंग CSS जो लिखी जाएगी, जो हम अभी बात नहीं करेंगे डिटेल में उसके बारे में, वो इस स्टाइल टैग में जाती है। और जावास्क्रिप्ट एक और टैग होता है इसी के अंदर, जावास्क्रिप्ट के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें वापस से अपने बेसिक एग्जांपल 1 की, तो हेड के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं फर्दर, टाइटल, सपोज दैट मैं इसका टाइटल दे देता हूं माय फर्स्ट वेब पेज, जी, थैंक यू, क्लोजिंग टैग, ओके। एंड उसके साथ ही मैं यहां पर जो भी अगर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो उसके लिए स्क्रिप्ट टैग इस तरीके से लिखा जाएगा, जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा मेरा वो इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मौजूद होगा। या फिर स्टाइल टैग, स्टाइल टैग के अंदर क्या होगा, जो भी मेरा CSS रिलेटेड कोड होगा वो सारा का सारा कहां जाएगा, स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। तो हम अभी कुछ भी स्क्रिप्ट और स्टाइल में नहीं लिखने वाले हैं, तो अभी मैं इन दो टैग्स को
यूज नहीं करूंगा। हम पहले देख लेते हैं कि हमारा इतना ये जो हमने बेस एग्जाम्पल HTML बनाया है कि ये हमारे पेज पर दिखाई कैसे दे रहा है, क्योंकि अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कुछ भी आया होगा। आपको लगता है क्यों नहीं आया होगा? उसका रीजन भी अभी हम पता करेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या किया, HTML में एक हेड टैग लगाया, हेड टैग के अंदर हमने टाइटल लगाया। टाइटल क्या होता है मैंने बता दिया आपको, जो कि हमारे वेब पेज के इंफॉर्मेशन देता है ऑन स्टेटस बार, वो हमारा टाइटल होता है। ठीक है, तो अब हम इसको रन कराकर देखते हैं। रन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रन कराने के लिए, हाँ, सबसे पहली चीज समझिए कि आपको अगर कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, यही फाइल, यही सेम फाइल मैं क्या करता हूं, बिल्कुल स्टार्ट से बनाता हूं। ठीक है, तो हम कर लेते हैं फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट, और देखिए इसका नाम आपको क्या देना पड़ेगा, इस फाइल का नाम देना पड़ेगा एक्सटेंशन .html। जब ही जाकर ये क्या बनेगी, एक HTML फाइल। ठीक है, ये मैंने ले लिया। हमने अपना सारा कोड जो भी हमने अभी तक लिखा था, उस सारा कोड हम ले आते हैं फर्स्ट टेस्ट HTML के अंदर। ठीक है, ये सारा कोड हम यहाँ से जो पहले लिखा हुआ था उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब इस फर्स्ट टेस्ट फाइल को हम सेव कर दिया हमने। हम जाकर इसको एग्जीक्यूट करेंगे कि ये हमारे ब्राउजर पर दिखती किस तरीके से है। ये आ गई हमारी फर्स्ट टेस्ट फाइल। ठीक है, हमने इसको ओपन किया वाया ब्राउजर। ओके, तो देखिए यहां पर कुछ भी नहीं आया है अभी, लेकिन एक चीज नोटिस कीजिएगा कि देखिए टाइटल क्या लिखकर आ रहा है, जो हमने दिया था, क्या दिया था, माय फर्स्ट वेब पेज, वही टाइटल आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, किसी भी अपने HTML डॉक्यूमेंट का या वेब पेज का टाइटल सेट करोगे। ठीक है, दैट इज टाइटल टैग। अब इसके बाद बात आती है जो जरूरी टैग, जो जहां से हमारे HTML की बॉडी स्टार्ट होती है, दैट इज योर बॉडी टैग। बॉडी टैग, बॉडी टैग का काम क्या होता है, बॉडी टैग भी पेयर में होता है। ठीक है, बॉडी टैग का काम क्या होता है कि जो भी चीजें आप बॉडी टैग के अंदर लिखते चले जाओगे, जो भी टैग्स आप बॉडी टैग के अंदर लिखोगे, वो एक्चुअली आपके वेब पेज पर रेंडर होंगे। जो कि आपका ये पोर्शन, जो जो ये जो ब्लैंक व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, आपका जो व्यू पोर्ट है, यहाँ पर जो भी चीजें रेंडर होंगी वो सारी आपके किसका पार्ट होंगी, बॉडी टैग का। ठीक है, तो ये सारा कोड जो भी जाएगा वो सब जाएगा बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बॉडी टैग को। तो ये हो गया हमारा बॉडी टैग। ठीक है, अब बॉडी टैग तो ये हमने बना लिया, लेकिन अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, तो यहां से अब स्टार्ट हो जाते हैं हमारे बाकी सारे जितने भी हमारे HTML टैग्स हैं, वो जो भी हम विजिबल करना चाहते हैं, अपने यूजर को दिखाना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे कहाँ लिखे जाएंगे, बॉडी के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, ये सिंपल सबसे बेसिक जो कि आप कह लो कि HTML का स्टार्टिंग पॉइंट वो यहाँ से होता है, इन टैग्स के थ्रू। ये टैग्स आपको हर डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि वर्कशॉप के लिए सब लोग ये VS कोड एडिटर इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम पर, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि आसानी रहती है, ये आपको जगह जगह पर रेफरेंसेस देता रहेगा, जगह जगह पर आपको कोड कंप्लीशन के स्निपेट्स देता रहेगा। ठीक है, तो VS कोड एडिटर सब लोग इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, उस पर ही कोड लिखना स्टार्ट करें तो तेजी से लिखा जाएगा, टाइम बचेगा आप लोगों का। बमुकाबले आप किसी और टेक्स्ट एडिटर को यूज करेंगे लाइक नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस, उसके कंपैरिजन VS कोड पर लिखें कोड। ठीक है, सब लोगों के पास VS कोड? ठीक, ओके। सो हम लोग बॉडी टैग में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, अब HTML टैग्स को भी डिफाइन करा गया है कैटेगरी वाइज, दैट इज टाइपोग्राफी, स्पेशियल। ठीक है, टाइपोग्राफी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो कि बेसिकली आपके टेक्स्ट बेस्ड जितने भी टैग्स होते हैं वो सब क्या है, टाइपोग्राफी। लाइक
आपका हेडिंग्स, वेरियस फॉन्ट्स लाइक बोल्ड, इटैलिक, पैराग्राफ्स, स्पैन, maybe not, but yeah, bold, italic, paragraph, headings में भी heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5। उसके अलावा आपके यूएल, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, ये सारे टैग्स मौजूद हैं आपके एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करके देखते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल से, कि देखते कैसे हैं, किस तरीके से यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला टैग अगर मैं यूज करूं, तो अगर मैं सेम अपनी ये जो हेडिंग है, मुझे जो मैंने ऊपर टाइटल लिखा था, अगर इसी को ही मुझे अब बॉडी पर दिखाना है यूजर को इन वेब पेज, तो मैंने क्या किया, एक टैग यूज किया हेडिंग 1, H1, उसका नाम क्या है, H1, उस टैग का नाम है H1। इसको ओपन किया, क्लोज किया, इसके बीच में मैंने ये जो टेक्स्ट था मेरा एज इट इज यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि वेब पेज पर क्या हुआ है इसका इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या हुआ कि बॉडी के अंदर, अब एक्चुअल में बॉडी के अंदर आपको ये टैग दिखाई देने लगा। ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा था आपसे कि ब्राउजर पर किस तरीके से रेंडर होता है, तो आप देखिए पूरा का पूरा जो मेरा HTML है वो सारा का सारा ब्राउजर के अंदर मौजूद है। देखिए HTML हेड टैग जो हमने यूज किया था विद टाइटल प्लस बॉडी एंड मेरा H1 जो मैंने यूज किया था, वो पूरा का पूरा कहाँ रेंडर हो गया, ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर के इंजन में पूरा का पूरा रेंडर हो रहा है, जिसकी वजह से वो दिखाई दे रहा है। तो यानी फ्रंट एंड पर लिखा जाने वाला जो भी कोड होता है वो यूजर के ब्राउजर पर इस तरीके से रेंडर होता है, जैसे कि वो, जिससे कि वो उसको विजुअली देख पाता है यहाँ पर ब्राउजर में। ठीक है, ब्राउजर में हमेशा HTML रीड किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और टाइपोग्राफी कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो H1 की ही अगर अगर मैं हेडिंग्स की ही बात करूं, तो हेडिंग साइज के अकॉर्डिंग और टैग्स बने हुए हैं, दैट इज H2, H3, H4, करते चलिएगा आप लोग साथ साथ। ठीक है, तो आप लोगों को ये खुद VS कोड इंस्टॉल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी के लिए दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज कर लीजिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि VS कोड यूज करें। देखें आप, मैं जब कोड लिखता जा रहा हूं तो VS कोड खुद ही उसको कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये चारों टैग्स मेरे वेब पेज पर मैंने सेव किया एंड इसको वेब पेज को एग्जीक्यूट किया, तो ये चारों टैग्स दिखाई दिए मुझे, जो कि H1, H2, H3, H4। आपको इनके बीच में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि क्या डिफरेंस है। ये सारे हेडिंग टैग्स हैं। ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है कि ये फॉन्ट, इनका इनका फॉन्ट साइज कम होता चला गया अकॉर्डिंग टू हेडिंग साइज। ठीक है, H1 का सबसे ज्यादा था, H2 का और कम हुआ, H3 का और कम हो गया, एंड सो ऑन। तो H6 तक हेडिंग्स होती हैं इस तरीके से। कितनी होती है नॉन, H6 तक। मैंने H4 तक की एग्जांपल दी है आपको, H6 तक हो सकती हैं हेडिंग्स। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि ये तो हो गया हेडिंग्स, और क्या क्या टाइपोग्राफी टैग्स हो सकते हैं, तो टाइपोग्राफी टैग्स की और की बात की जाए, तो टाइपोग्राफी टैग्स जो और मौजूद हैं यहाँ पर वो हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ आप लोग समझ सकते हैं, ये वही पैराग्राफ है जो आप लोग नॉर्मली जानते हो, कि जो भी टेक्स्ट आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ में क्या होगा, एक सर्टेन डिफॉल्ट फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग ये आपको जो भी टेक्स्ट होगा उसको डिस्प्ले कर देगा ब्राउजर पर। दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ।
देखें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये आपको दिखाई दे गया यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे अगर अ, और मतलब पैराग्राफ के अंदर जो भी चीजें लिखनी है, तो देखिए आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा कि मैंने पैराग्राफ ये टैग लिखा हुआ था, मैंने एंटर किया यहाँ पर, यहाँ लाइन एंटर किया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया और मैंने एक और लाइन स्टार्ट कर दी लिखनी यहाँ पर। ठीक है, फिर फुल स्टॉप लगाया, एक और लाइन स्टार्ट कर दी मैंने लिखनी यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जैसे जैसे मैंने लाइन ब्रेक करता गया हूँ ये लाइन ब्रेक हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली exactly. किसी का भी कोई भी अगर लिखना शुरू करेगा इसको तो यही सोचेगा। तो क्या HTML सेम चीज को रिप्रोड्यूस करेगा? यहाँ देखिए, पैराग्राफ में मैंने जितने भी फुल स्टॉप के बाद सेंटेंसेस लिखे वो क्या ब्रेक हुए? नहीं हुए, नहीं हुए, है ना? क्यों नहीं हुए? क्योंकि HTML बेसिकली एट द एंड है क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको हर चीज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यहां पर मुझे लाइन ब्रेक देना है,